यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बैलिस्टिक मिसाइल को दूरियों के आधार पर 4 नाम दिए हैं। जो पहला होता है वो होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि जिस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है वो होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सेकंड, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल की जो दूरी होती है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक इसकी क्षमता होती है। तीसरी होती है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 3000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। और इसके बाद आती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ऐसी मिसाइल जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ICBM। तो आगे याद रखना, मैं यही नाम यूज करूंगा कि ये शॉर्ट रेंज है यानी कि SRBM है, या मीडियम रेंज बोले तो MRBM, या इंटरमीडिएट रेंज को बोलेंगे IRBM, यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बोलेंगे ICBM। तो आगे याद रखिएगा, जब भी कोई मिसाइल की हम दूरी बताने की कोशिश करेंगे तो फिर यही नाम यूज करेंगे। जो भारत में शुरुआती रॉकेट रिसर्च है वो 1962 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है DRDO के अंतर्गत, वो है प्रोजेक्ट इंडिगो। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है कि इंटरमीडिएट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप करना, यानी कि ऐसी मिसाइल जिनको धरती से फायर करे और आसमान में किसी भी एयरप्लेन या मिसाइल को नष्ट कर सकती हों। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है भारत और स्विट्जरलैंड की मदद से, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसको बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। प्रोजेक्ट इंडिगो तो फेल हो चुका होता है, लेकिन तभी सोवियत संघ से हमारी एक डील हो चुकी होती है जिसके अंतर्गत S-75 डवीना, ये मिसाइल का नेम है, यानी कि ये मिसाइल सोवियत संघ हमें देने को तैयार हो जाता है। इस मिसाइल को जो नाटो ने नेम दिया था वो था SA-2 मिसाइल। ये मिसाइल जैसे ही हमारे पास आती है तो पहले समझ लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी। तो SA डवीना मिसाइल थी, ये थी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि ये सरफेस टू एयर फायर कर सकती थी और इसकी रेंज थी 45 किलोमीटर। तो जब ये मिसाइल हमारे हाथ में आती है तो इसका यूज भारत पाकिस्तान जो हमारा वॉर होता है 1965 में, वहाँ भी किया जाता है। शायद 1 या 2 मिसाइल फायर की जाती हैं, लेकिन बाद में क्या गया, इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट की गई। मतलब कि इस मिसाइल को खोला गया और समझा गया कि ये मिसाइल बनी कैसे है। रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करने के बाद 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। एक का नाम होता है प्रोजेक्ट डेविल और दूसरे का नाम होता है प्रोजेक्ट वैलिएंट। ये दोनों ही प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं भारत में मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट ये दोनों ही बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट थे, जिसमें से प्रोजेक्ट वैलिएंट का उद्देश्य था कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करना, वो भी लिक्विड ईंधन पर आधारित। लेकिन 1974 में ये प्रोजेक्ट को फेल घोषित कर दिया गया। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट डेविल पर। प्रोजेक्ट डेविल जो था इसका उद्देश्य था सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप करना, यानी ऐसी मिसाइल जो सतह से आसमान पर अटैक कर सकती हो और शॉर्ट रेंज की। ये भी लिक्विड ईंधन पर आधारित थी। ये जो रिसर्च है ये चलती रही 1980 तक, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को भी फेल घोषित कर दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी असफलता उतनी असफल नहीं होती जितना कि हम अक्सर बोलते हैं, वही हुआ। इन प्रोजेक्ट्स में जो रिसर्च हुई वो रिसर्च काम आई आगे पृथ्वी मिसाइल को डेवलप करने में। प्रोजेक्ट वैलिएंट फेल हो चुका होता है और प्रोजेक्ट डेविल भी। तो 1983 में भारत सरकार एक नया प्रोग्राम लॉन्च करती है जिसका नाम होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी IGMDP। इसका जो जिम्मेदारी दी जाती है वो दी जाती है DRDO को, तथा इसका नेतृत्व संभालते हैं हमारे जो मिसाइल वैज्ञानिक थे APJ अब्दुल कलाम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइल्स बनाई जाती हैं, पांचों की पांचों बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। पहली उसमें होती है पृथ्वी, दूसरी है अग्नि, तीसरी है आकाश, चौथी है नाग और 5वीं मिसाइल होती है त्रिशूल मिसाइल। जिसमें से ये जो त्रिशूल मिसाइल होती है ये उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती और वर्ष 2008 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है।
पहले हम समझ लेते हैं त्रिशूल मिसाइल के बारे में। यद्यपि इसका प्रोडक्शन तो वर्ष 2008 में ही बंद हो चुका है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी जो मेहनत की थी, तो एटलीस्ट समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या डिज़ाइन करना चाहा। ये जो त्रिशूल मिसाइल थी ना, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल थी, यानी कि सतह से फायर की जा सकती थी और आसमान में किसी टारगेट को अटैक कर सकती थी, और शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी। इसकी रेंज थी मात्र 9 किलोमीटर। साथ ही एक सुपरसोनिक मिसाइल भी थी। इसकी स्पीड थी 2 मैक, और सबसे खास बात थी ये ठोस ईंधन पर आधारित थी, यानी कि सॉलिड फ्यूल इसमें यूज किया गया था। अब सॉलिड फ्यूल के क्या बेनिफिट हो सकते हैं मिसाइल में, यह पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताए हैं। जो नेवी ने ना इसको एक खास उद्देश्य के लिए डिजाइन करवाया था। नेवी में ये काम करने वाली थी एंटी सी स्किमर के रूप में। अब सी स्किमर समझ लेते हैं किनको बोलते हैं। ऐसे जहाज यानी कि फाइटर प्लेन और ऐसी मिसाइल जो समुद्र से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं चलते, यानी कि मान लो ये समुद्र का तल है तो इसके थोड़ी ही ऊंचाई पर चलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे रडार होते हैं दुश्मन देश के, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते आसानी से, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जाते ही नहीं है। तो इसी ऊंचाई पर ये जाते हैं और अटैक करते हैं। तो ऐसे हमारे जो मिसाइल्स होती हैं और ऐसे एयरप्लेन होते हैं, इनको बोलते हैं सी स्किमर। तो ये जो त्रिशूल मिसाइल थी, ये डिजाइन की गई थी ऐसे, यानी सी स्किमर्स को नष्ट करने के लिए। फिर वो एक फाइटर प्लेन हो सकता था या कोई एक मिसाइल हो सकती थी जो समुद्र से थोड़ी ऊंचाई पर चल के अटैक कर सकती थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल रहता है और वर्ष 2008 में इसको बंद कर दिया जाता है। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर ये बंद हो गई तो इसकी जगह कौन सी मिसाइल काम कर रही है। तो त्रिशूल मिसाइल की जगह अब जो हमारी नेवी है वो यूज करती है इजराइल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बनी बराक मिसाइल। इस मिसाइल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत जो सबसे पहली मिसाइल बनाई गई थी वो थी पृथ्वी मिसाइल। इसकी पहले हम विशेषताएं समझ लेते हैं। ये जो पृथ्वी मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज मतलब समझ रहे हो ना, जिसकी ऐसी मिसाइलें जिनकी जो रेंज होती है 1000 किलोमीटर से कम होती हैं, वो क्या होती है हमारी शॉर्ट रेंज। सरफेस टू सरफेस का मतलब क्या हुआ, ये सतह पर रख कर अटैक की जा सकती हैं और किसी दूसरी सतह पर ही अटैक करेगी। तो पृथ्वी मिसाइल कैसी है हमारी, सरफेस टू सरफेस और बैलिस्टिक मिसाइल है। अगली चीज़ में खास बात क्या है, यह एक टैक्टिकल मिसाइल है। टैक्टिकल मिसाइल क्या होती है, मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया है कि यह एक टैक्टिकल मिसाइल है। और ये मिसाइल बनाई गई है पाकिस्तान को ध्यान में रखकर, यानी कि इस मिसाइल की इतनी रेंज है कि पाकिस्तान के जितने भी सामरिक ठिकाने होते हैं वहाँ पर ये अटैक कर सके। और ये मिसाइल परंपरागत के साथ साथ नाभिकीय हथियार भी ले जा सकती है। मतलब इसमें जो परंपरागत ट्रेडिशनल गोला बारूद होता है उससे अटैक किया जा सकता है, साथ ही इसमें परमाणु बम रख कर भी अटैक किया जा सकता है। रेंज और कैपेसिटी के अनुसार पृथ्वी मिसाइल के 3 वर्जन बनाए गए हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। जो पृथ्वी 1 है उसकी रेंज है 150 किलोमीटर तथा इसकी जो कैपेसिटी है यानी जो वॉर हेड यानी गोला बारूद ले जाने की जो कैपेसिटी है वो है 1000 किलोग्राम, बोले तो 1 टन। इसमें जो ईंधन यूज किया गया है वो लिक्विड ईंधन है और सिंगल स्टेज का मतलब क्या हुआ कि एक बार उस ईंधन को जलाया जाएगा और वो 150 किलोमीटर तक उस मिसाइल को ले जा पाएगा। पृथ्वी जो 2 मिसाइल है उसकी जो रेंज है 250 से 350 किलोमीटर है और इसमें जो वॉर हेड है वो 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक भेजा जा सकता है तथा इसमें भी सिंगल स्टेज लिक्विड ईंधन का यूज किया गया है। अब पृथ्वी 3 समझ लेते हैं। पृथ्वी 3 मिसाइल की जो रेंज है वो है 350 किलोमीटर तथा इसमें जो वॉर हेड है वो 1000 किलोग्राम भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें एक इम्प्रूवमेंट है, वो ये है कि इसमें 2 स्टेज लगाई गई हैं। एक स्टेज तो लिक्विड है और दूसरी स्टेज है ठोस ईंधन की, यानी कि इसमें लिक्विड ईंधन का भी यूज किया गया है और ठोस ईंधन का भी यूज किया गया है। तो ये 3 मिसाइल हैं जो अलग अलग रेंज के लिए बनाई गई हैं और मुख्यतया पाकिस्तान का ख्याल रखने के लिए बनाई गई हैं। अब पृथ्वी मिसाइल में समस्या क्या है, वो ये कि इसमें तरल ईंधन का यूज किया गया है। अब तरल ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल्स में क्या समस्याएं आती हैं, आप वीडियो नंबर पहला देख सकते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक नई मिसाइल डेवलप की जा रही है जिसका नाम है प्रहार मिसाइल। ये काम किया जा रहा है पृथ्वी 1 मिसाइल के साथ, यानी पृथ्वी 1 मिसाइल को ठोस ईंधन में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो अभी तक तरल ईंधन में थी
और उसको ठोस ईंधन में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका नाम दिया गया है प्रहार मिसाइल। यानी कि जो प्रहार मिसाइल होगी इसकी भी रेंज 150 किलोमीटर होगी, लेकिन इसमें जो ईंधन होगा वो कैसा होगा, सॉलिड ईंधन। सॉलिड ईंधन का फ़ायदा क्या होगा कि इसको मोबाइल लॉन्चर में, क्योंकि जब युद्ध होता है ना तो हमें अपनी मिसाइलों की जो लोकेशन लगातार बदलनी होती है कि दुश्मन पता ना कर पाए कि हमारी मिसाइलें कहाँ रखी हैं। तो इसको एक मोबाइल यानी एक ट्रक के, मान लो कोई ट्रक होता है, ट्रक में इसको हम सेट कर सकते हैं, उसको लगातार इधर उधर ले जा सकते हैं। तो प्रहार मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। तो प्रहार मिसाइल क्या है, ये पृथ्वी 1 मिसाइल का एक वर्जन है जो कि ठोस ईंधन पर आधारित है। अब जब हुआ क्या, जब प्रहार मिसाइल डेवलप की ही जा रही है तो सोचा क्यों ना इसको निर्यात करके फ़ायदा उठाया जाए, यानी इसको एक्सपोर्ट किया जाए उन देशों को जिनको ज़रूरत है। तो इसका जो प्रहार मिसाइल है, इसका जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो वर्जन है वो है प्रगति मिसाइल। लेकिन एक प्रगति मिसाइल में एक काम और किया गया है, इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 20 किलोमीटर की रेंज बढ़ाई गई है। यानी कि प्रहार मिसाइल की जो रेंज थी वो थी 150 किलोमीटर, लेकिन प्रगति मिसाइल की जो रेंज रखी गई है वो रखी गई है 170 किलोमीटर। लेकिन ये बनाई गई है मुख्यतः एक्सपोर्ट करने के लिए। अब समस्या ये थी इसमें प्रहार मिसाइल में कि रेंज काफ़ी कम है, 150 किलोमीटर है। तो इंडियन आर्मी का मानना है कि हमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइल चाहिए, थोड़ा जो जिसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा हो और ठोस ईंधन पर आधारित हो, जिससे कम से कम जो युद्ध अगर होता है दो राष्ट्रों के बीच में तो हमें कोई समस्या ना है मिसाइल की लोकेशन को चेंज करने में। साथ ही हम कहीं से भी पाकिस्तान के सारे सामरिक ठिकानों पर हमला कर सकें। तो किया क्या जा रहा है, शायद अभी शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इस मिसाइल का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा जिसका नाम है प्रनास मिसाइल। प्रनास आप बोल सकते हो, प्रनास मिसाइल। ये क्या है, ये भी सॉलिड ईंधन पर आधारित है, लेकिन इसकी जो रेंज है ना वो बढ़ा दी गई है, वो रखी गई है 200 किलोमीटर। लेकिन अभी तक इसका डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, ये आगे स्टार्ट होगा। तो जरा आप समझ लीजिए वो ये कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पृथ्वी मिसाइल ही आएगी, जबकि इसमें जो प्रहार मिसाइल या प्रगति मिसाइल या फिर आगे जो बनने वाली है हमारी प्रनास मिसाइल, ये उसके बाहर काउंट की जाएंगी। लेकिन ये भी जानना जरूरी है ये सारी मिसाइल बनाई गई हैं पृथ्वी मिसाइल यानी पृथ्वी 1 मिसाइल में इम्प्रूव करके। अब हम समझ लेते हैं धनुष मिसाइल के बारे में। ये जो धनुष मिसाइल है ना, ये वास्तव में पृथ्वी मिसाइल ही है। इस धनुष मिसाइल की रेंज क्या है, 250 से लेकर 350 किलोमीटर। चूंकि ये नौसेना यूज करती है तो नौसेना ने इस पृथ्वी मिसाइल को नाम दिया है धनुष मिसाइल। लेकिन थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन भी हुए हैं। देखो पृथ्वी मिसाइल क्या है, एक सतह से फायर की जा सकती थी, यानी धरती पर एक जो स्टेबल प्लेटफॉर्म होगा उससे रख के इसको फायर किया जा सकता था। लेकिन समुद्र में तो ऐसा होता नहीं। जो समुद्र के जहाज होते हैं जब वो चल रहे होते हैं तो तरंगे जो होती हैं ना, तो उसको जहाज को हमेशा हिलाए डुलाए रहती हैं। तो ऐसे केस में पृथ्वी मिसाइल को फायर करना काफ़ी मुश्किल था। तो किया क्या गया है कि एक जहाज़ों में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होता है, जिसकी वजह से अगर मान लो तरंगे टकराएं भी जहाज से तो जब जहाज हिले डुले तो कम से कम वो जो प्लेटफॉर्म एक स्थिर रहे, जिससे कि हम वो पृथ्वी मिसाइल वहाँ पर रख के आराम से फायर की जा सके। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, पृथ्वी मिसाइल और वो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया है धनुष मिसाइल। तो आप समझ रहे हैं ना, ये पृथ्वी मिसाइल ही है जिसको नौसेना ने नाम दिया है धनुष मिसाइल। इसकी रेंज है 250 से लेकर 350 किलोमीटर। चूँकि इसकी रेंज बहुत ही कम है तो ये बेसिकली काम आ सकती है कोई दूसरे राष्ट्र का कोई अगर नेवी के जहाज आ रहा है तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं, या फिर अगर दुश्मन देश के पोर्ट वगैरह हैं, बंदरगाह वगैरह हैं, उनको ये नष्ट कर सकती है। लेकिन हाँ, इसकी जो उपयोगिता है वो थोड़ी सीमित ही है, रीजन इसकी रेंज कम है।